सभी प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, सहयोगियों और प्रतियोगियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अतुल मिश्र, साहित्य संघर्ष चैनल का संचालक, आपके बीच में महत्वपूर्ण संदर्भ के साथ उपस्थित हूँ। आप मेरे चैनल को अवश्य ही देखें, सुने, समझें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने पॉजिटिव कमेंट से मुझे प्रेरित करें। आज बहुत गंभीर, महत्वपूर्ण, उपायदेय विषय लेकर उपस्थित हूँ और यह परिप्रेक्ष्य सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वह स्नातकोत्तर स्तर का हो, स्नातक स्तर का हो, इंटरमीडिएट स्तर का हो या हाई स्कूल स्तर का हो, और हर बोर्ड्स के लिए भी यह अत्यंत उपायदेय है। मैं चर्चा करूंगा काव्य सौंदर्य की सूक्ष्मताओं पर, काव्य सौंदर्य के विश्लेषण पर। काव्य, हिंदी साहित्य में काव्य से संबंधित यह प्रश्न अनिवार्य है। काव्य सौंदर्य से संबंधित या तो समग्र प्रश्न या उसके अवयव या उसके अंगों या उपादानों से संबंधित कोई न कोई प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। भ्रम भी अधिक है। काव्य सौंदर्य, काव्यगत वैशिष्ट्य, भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य जैसे तमाम समानार्थी जैसे पद प्रचलित हैं और इनसे भ्रम की स्थिति बनती है विद्यार्थियों में। सीधे हम लोग बात करते हैं। काव्य सौंदर्य यह दो स्तरों पर, दो अवयवों पर निर्मित होता है, दो आधारों पर बनता है। एक है भाव सौंदर्य, दूसरा है शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, यानी अगर कहीं यह प्रश्न बन रहा है तो उसका 35-40% हिस्सा जो है वो भाव सौंदर्य है और 55-60% जो हिस्सा है वह शिल्प सौंदर्य है। यानी 5 अंक के प्रश्न में 2 अंक भाव सौंदर्य पर, 3 अंक शिल्प सौंदर्य पर आपसे पूछे जा सकते हैं। यह इसी तरह से बदलाव हो सकता है। भाव सौंदर्य भावार्थ से, व्याख्या से पूरी तरह से अलग है। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्लेनेशन। समग्र भावार्थ, समग्र व्याख्या की जो सर्वोत्तम सौंदर्य युक्त स्थिति है उसे भाव सौंदर्य कहते हैं। भावार्थ या व्याख्या का जो सर्वोत्तम आकृष्ट कारक पक्ष है उसे हम भाव सौंदर्य कहते हैं। जो उसकी सबसे खूबसूरत बात, जिसको आप रख करके उस पूरे पद्य को, पद्यांश को, पद्यवतरण को महत्वपूर्ण बना सकते हैं, जो उसके आकर्षण का कारण बन सकता है, वह होता है भाव सौंदर्य। आनुपातिक दृष्टि से कहें, रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो 1/3 या 33% या 40% में अपनी बात को रख देना होता है उस पूरे भावार्थ का। अब चर्चा करेंगे शिल्प सौंदर्य की। तो शिल्प सौंदर्य के प्रमुख हिस्से, सबसे पहला छंद की विधा, नेचर ऑफ पोयम। गेय पद है, मुक्त छंद है, दोहा, सोरठा, चौपाई। दूसरा आप चर्चा करेंगे भाषा की, ब्रज, अवधि, मुक्त या खड़ी बोली, प्रवाहपूर्ण बोली। शैली, विचारोत्तेजक शैली, भावोत्तेजक शैली, विवरणात्मक शैली, भाव प्रधान शैली, संवेदनापूर्ण शैली। फिर बात करेंगे रस की, श्रृंगार, करुण, हास्य से लेके जो भी रस है उनको आप टटोलिए। रस के साथ अलंकार, पंक्ति के अनुसार अलंकार, जैसी पंक्ति उसके हिसाब से अलंकार होगा, फिगर्स ऑफ स्पीच। जो कुछ मैं बता रहा हूं, वॉट एवर आई एम डिस्क्राइबिंग हियर, इट ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो अप्लाई इवन इन इंग्लिश। भाषा साहित्य में कोई भेदभाव नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, गुण, प्रसाद, ओज, माधुर्य। इन सब के साथ अगर रीति, वैदर्भी रीति या अन्य जो इसके भेद है उनको आप चयनित करें। दुष्क्रमत्व, दोष की भी बात कर सकते हैं, दुष्क्रमत्व इत्यादि दोष। और अंतिम में भाव साम्य, सादृश्य विधान, एनालॉजी। इतना करने पर आपका काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न
संपन्न होता है। ये सभी स्तरों पे पूछा जाता है। बहुत कक्षा 9-10 का पढ़ने वाले विद्यार्थी और स्नातक और जो पीसीएस और आईएएस के में जो हिंदी रख करके जो लिख रहे हैं, उनमें भी यह चीज़ पूछा जाता है। और बिंदुशः इसका उत्तर लिखना है आपको, क्रमशः इसका उत्तर लिखना है आपको, और तब इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका यह काव्य सौंदर्य का प्रश्न संपूर्ण हो सकता है। समग्र रूप से यह प्रश्न आ सकता है। भाषा सौंदर्य भी कहीं भी अलग से पूछता है। भाषा कैसी है, तो उसमें मुहावरे, लोकोक्ति युक्त भाषा, उर्दू शब्दों का प्रयोग, तद्भव तत्सम प्रधान भाषा, भाषा को लेकर भी अलग से पूछ सकता है। केवल शिल्प पूछ सकता है, केवल भाव सौंदर्य पूछ सकता है, या समग्र रूप से काव्य सौंदर्य भी पूछ सकता है। मुझे लगता है अब यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसे जरूर समझिएगा, देखिएगा, और मेरे चैनल को आप अवश्य लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और पॉजिटिव कमेंट्स से मुझे प्रेरित करें। मैं अतुल मिश्र अपनी बात आपके बीच में समाप्त कर रहा हूं। पुनः अगले वीडियो में आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।